आज का विषय पूरे देश को, यहाँ रहने वाले एक एक लोगों को किसी न किसी तरह से प्रभावित करने वाला विषय है। राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर देश में कुछ गलत हो रहा हो तो उसका सबसे पहला प्रतिकार जनता की तरफ से आना चाहिए। आज जब इलेक्शंस में हम लोग रहते हैं तो हर इलेक्शन में एक सेक्शन ऑफ जो पब्लिक होता है वो हमेशा बोलता है कि भाई आप लोग करते क्या हैं। हर 2-3 महीने पे हम लोग के बीच में उपस्थित हो जाते हैं कि आज इस चीज़ का वोट दीजिए, कल उस चीज़ का वोट दीजिए। देखिए कितना दिक्कत हम लोगों को सहना पड़ता है कि आज गाड़ी नहीं मिल रहा है तो बसेस जब्त हैं, तो कल रोड में जो है मोर्चा निकला हुआ है, इसके चलते ट्रैफिक जैम है। गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसमें भी आप हम लोगों को लाइन लगा करके वोट देने के लिए बाध्य करते हैं। तो तमाम तरीके का बात जो है वो आता है। लेकिन बड़ा विचित्र उस समय हम लोगों को लगता है कि आज तक 1967 से ये प्रक्रिया बदली। ज़ूबी डूबी वाटर पार्क अब खुल गया है और भी मस्ती, रोमांच और थ्रिल के साथ सोमवार से रविवार हर दिन। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। लेकिन आज तक इसके खिलाफ कभी कोई जन आंदोलन नहीं हुआ, जबकि हम इसमें पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अभी जो यहाँ के स्टूडेंट्स ने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए, वो सारे पॉइंट्स उस पर लागू हैं कि भाई पैसा हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, अपना मैन पावर बर्बाद कर रहे हैं, विकास जो है हम लोग का रुकता है। जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लोग हैं जो कानून बनाते हैं वो लोग इलेक्शंस में बिजी हो जाते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जन आंदोलन नहीं बना। और आज का सेमिनार विशेष करके इस बात के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको समझना है कि ये जो जल्द करें, ऑफर सिर्फ 500 महिलाओं के लिए। मिशन अस्पताल में नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी 100% मुफ्त। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें। नीति अभी आने वाली है, पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया है। पहले मैं आपको बताऊं इसका इतिहास कि पहले एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया, बहुत लंबा चौड़ा रिकमेंडेशन इस पर आया है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। ये जब पूरा हम लोगों के बीच में आया, उसके बाद पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया और पार्लियामेंट से जो है इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सरकार की मर्जी से ही भेज दिया गया है, ताकि वहां और इस पर विवेचना हो सके और इस पर चर्चा हो सके। इस कमेटी के अध्यक्ष श्री पीपी चौधरी जी अपने एक बहुत बड़े लॉयर हैं, इस देश के पूर्व में देश के कानून मंत्री रह चुके हैं, बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। और उनका निर्णय है कि हम हर राज्य में जाकर के इसके विषय में पूरी जानकारी हासिल करके एक मैनिफोल्ड रिकमेंडेशन जो है वो पार्लियामेंट के सामने हम लोग लेकर के आएंगे। अब हम लोगों को समझने की जरूरत है कि ये जो चुनाव हमेशा 5 साल में होता है, ऐसा हम लोग सुनते थे, ये गड़बड़ कैसे हो गया और इस देश में चुनाव की 2 नीति का पालन कैसे होने लग गया, जबकि चुनाव में एक ही नीति होना चाहिए। आज जब हम लोग लोकसभा विधानसभा का चुनाव कराते हैं तो ये 5 साल के लिए होता है। हम अगर राज्यसभा और राज्य परिषद का चुनाव कराएं तो ये 6 साल के लिए होता है। आज भी अगर हम लोग देखें तो 1967 50-51 से जो शुरू हुआ चुनाव का सिलसिला, 1967 तक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा का चुनाव जो है एक साथ हुआ करता था, कभी उसमें अंतर नहीं रहा। तो ऑटोमेटिकली इस देश में चुनाव की शुरुआत ऑटोमेटिकली 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ शुरू हुआ, वो कभी अलग अलग होता नहीं था। अब 67 के बाद
भारत सरकार में जो लोग राज कर रहे थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक प्रोविजन है आर्टिकल 356, उसका प्रयोग करना शुरू किया और जो चुनी हुई सरकारें थी राज्यों की, उनको अपदस्थ करना शुरू किया, बीच बीच में हटाना शुरू किया। छोटे छोटे विषयों पर भी सरकारें हट जाती थी। और एक आंकड़ा है, अब चूंकि इस देश की सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है और उसी ने ये गुनाह किया, ये पाप किया है, तो वो बात मुझे आपके सामने लानी पड़ेगी, नहीं तो ये नॉन पॉलिटिकल फोरम है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि इन्होंने पाप किया है तो ये बात आपके ध्यान में स्मरण में रहनी चाहिए। आर्टिकल्स 356 का प्रयोग कांग्रेस ने 70 बार किया है। 70 टाइम्स they have invoked the provision of Article 356 and the elected state governments were removed by this policy. अब जब सरकारें गिरी, जब दोबारा चुनाव किया गया, तो आप देखिए यहीं से डिस्पैरिटी शुरू हुई। आज राज्यसभा का चुनाव होता है, अगर राज्यसभा में एक सीट अगर वेकेंट होती है, किसी भी कारण से वेकेंट हो, चाहे रेजिग्नेशन के मामले में हो, इम्पीचमेंट के मामले में हो, डेथ के मामले में हो, तो बैलेंस पीरियड के लिए ही चुनाव होता है। इसको मैं और क्लैरिफाई करूं कि अगर 6 साल का पीरियड है, 2 साल के बाद अगर वो सीट खाली हो जाता है, तो जो चुनाव है, दोबारा जो चुनाव होता है, वो बैलेंस 4 साल के लिए होता है, दोबारा कभी 6 साल के लिए नहीं होता है। तो राज्यसभा में और राज्य परिषद में ये चुनाव की प्रक्रिया आज भी है। लेकिन जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव का विषय जब आया, तब इन्होंने, अगर 2 साल बचा हुआ था, फिर भी चुनाव जो है 5 साल के लिए कराया गया। अगर वहां पर ये गलती नहीं होती, अगर 2 साल के लिए कोई सरकार गिरा, 2 साल पहले गिरा, अगर वो इंटरिम जो इलेक्शन था वो केवल 2 साल के लिए कराया जाता, तो आज इस परिस्थिति में हम नहीं फंसते जिस परिस्थिति में हम लोग हैं। तो आज आप देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस एक ही हैं, लेकिन चुनाव का प्रक्रिया 2 तरीके का, 2 सेट ऑफ नॉर्म्स, राज्यसभा के लिए अलग, उसके कानून अलग नहीं है, लेकिन उसका जो अभी इम्प्लीमेंटेशन है वो अलग से फॉलो किया जा रहा है, लोकसभा के लिए और विधानसभाओं के लिए अलग से फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अब ये धीरे धीरे करके एक ऐसा सिचुएशन आ गया है कि साल में 2 चुनाव। अब आप बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को अपने राज्य का ही हम लोग स्मरण करें। पिछले बार आपने मई में लोकसभा के लिए वोट दिया, मैं कृतज्ञ हूं कि आपने उस वोट में मुझे चुना, और फिर नवंबर में 6 महीना भी नहीं बीता कि आपने फिर से विधानसभा का चुनाव किया। अब आप इमेजिन करिए, सबसे पहले तो खर्च, कि 2 बार चुनाव होने का 2 बार नया नया खर्च हम लोगों ने किया। ये सरकार, जो सरकार की संपत्ति होती है, जो सरकार का पैसा होता है, वो हमारा पैसा होता है, जनता का पैसा होता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो पैसा है कि चलो सरकार ने खर्च कर दिया, हमको क्या लेना देना। अगर ये सरकार चुनावों पे नहीं खर्च करती तो कहीं पर कोई अस्पताल बना रही होती, कोई स्कूल बना रही होती, कहीं पे कोई सड़क का निर्माण हो रहा होता, कहीं पे कोई तालाब का गहरीकरण हो रहा होता, कहीं ना कहीं समाज के भलाई के लिए इस पैसे को लगाया जाता होता। लेकिन इसको लगाया गया इलेक्शंस में। 2 बार आचार संहिता लगा। मिस्टर रजाक साहब बोल रहे थे कि यूनिवर्सिटी भी उन्होंने थोड़ी कंजूसी की बोलने में, कि एक बार में 1.5 महीना लगा और 2 चुनाव में 2 ही महीना लगा। नहीं सर, 2 महीना में आप 4 महीने तक, 2 चुनाव में 4 महीने तक आप काम नहीं कर पाए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव में मैंने 78 दिन प्रचार किया था, 78 डेज तक मैंने प्रचार किया था। तो जो पूरा तंत्र है गवर्नमेंट का, जो लोग चुनाव कराते हैं, जो लोग चुनाव में इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी तैयारी और भी बड़ी होती है, वो और भी समय से, ज्यादा समय से लगे रहते हैं। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये चुनाव में लगा रहता है। अब आप एक और एस्पेक्ट देखेंगे कि अगर झारखंड में चुनाव हो रहा है
तो बंगाल भी परेशान होता है। अगर कलकत्ता से कोई गाड़ी चलेगी तो वो गाड़ी को रास्ते में चुनाव के ड्यूटी में उसको पकड़ लिया जाएगा, तो कलकत्ता में गाड़ी नहीं मिलना शुरू होगा। महंगाई चालू हो जाएगी कि बहुत सारी चीज़ें की उपलब्धता शॉर्टेज होगी, तो वो महंगाई का सीजन चालू हो जाएगा। जो किसान अगर टमाटर पेरिशेबल गुड्स अगर जो लोग बनाते हैं या जो पैदा करते हैं उनके लिए तो और भी मुसीबत है कि भाई जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल कर जाता है और उनको अपना प्रोडक्ट मार्केट तक ले जाने में बहुत कठिनाई होती है। तो अनेकों अनेक प्रॉब्लम्स हैं। जो टीचर्स हैं, आपने देखा होगा कि टीचर्स एजिटेट करते रहे हैं कि भाई हम लोगों को चुनाव के ड्यूटी में नहीं लगाया जाए, जिस काम के लिए हम लोग अपॉइंट किए गए हैं। हमारा मेजर काम है कि हम लोगों को शिक्षा दें, तो उस काम से हटा करके हम लोग को हर साल कम से कम चुनाव के ड्यूटी में नहीं लगाया जाए। वेदर का अलग से प्रकोप है। अगर कोई इलेक्शन अभी मार्च में, अप्रैल में, मई में अगर होता है तो आप समझिए कि इस गर्मी में जो चुनाव कर्मी हैं और जो वोटर्स हैं, जो चुनाव लड़ रहा है इनको तो आप छोड़ दीजिए, इनके लिए तो चलिए बाध्यता है, लेकिन जो चुनाव कर्मी हैं, जो वोटर्स हैं, उनकी क्या स्थिति होती है यह स्वयं आप रियलाइज कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिसको विचार करना चाहिए। हम अगर गौर से देखें तो अगर हम रूरल रेसिडेंशियल व्यक्ति हैं तो हम अपने वार्ड का एक वोट देते हैं, हम अपने वार्ड के मेंबर को चुनते हैं, हम मुखिया को चुनते हैं, हम पंचायत समिति के सदस्य को चुनते हैं, हम जिला परिषद के सदस्य को चुनते हैं, हम एमपी को चुनते हैं और हम अपने एमएलए को चुनते हैं। ये अमूमन इतना वोट देने का अधिकार हम लोगों के पास रहता है। वहीं अगर हम शहर में रहते हैं तो हम अपने वार्ड काउंसिलर को चुनते हैं। अगर डायरेक्ट इलेक्शन है तो हम अपने मेयर, डिप्टी मेयर को भी डायरेक्टली चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं और एमएलए को चुनते हैं। पूरे प्रक्रिया को अगर आप देखेंगे तो अगर जो वकालत अभी हो रही है कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मूला को अगर हम लोग फॉलो करें तो उसमें नुकसान एक भी नहीं है। कोई एक नुकसान इस देश को होने वाला नहीं है, बल्कि अगर हम कहें तो फायदा ही फायदा है। मैं नेट को सर्च कर रहा था कि मैं आपके समक्ष जो देश की भावना है, जिसको हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि अगर ये चीज को लागू होगा तो आपके मन में क्या संदेह उत्पन्न कराई जा रही है, कुछ एजेंडा। अभी मैं आपको एक पार्लियामेंट की एक घटना से अवगत कराऊंगा, तो उससे आपको ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो वर्तमान दौर है इससे आप परिचित हो सकेंगे। बंगाल के एक बहुत ही सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है प्रोफेसर सौगत राय। बहुत ही सीनियर, आई थिंक हमको लगता है कि 80-85 साल का उम्र जरूर होगा और उनका पार्लियामेंट्री अनुभव 40 साल से ज्यादा का होगा। जब इस देश के गृह मंत्री जी ने उनसे पूछा कि सौगत आप पार्लियामेंट में आते किस लिए हैं, तो उनका एक ही जवाब था कि आपका विरोध करने के लिए। कि हम लोग आते हैं केवल विरोध करने के लिए। वो विरोध जायज है, नाजायज है, अच्छा है देश के लिए, बुरा है, ये हम लोग को इससे मतलब नहीं है। सत्ता पक्ष, ट्रेजरी बेंच जो बोलेगा उसका हमको विरोध करना है, इसीलिए हम लोग पार्लियामेंट में आते हैं। डेमोक्रेसी है। उनका सबसे महत्वपूर्ण रोल आज के दिन में हमारे विपक्ष के साथियों का है कि अगर सरकार कहीं पर भी कोई चूक कर रही है, सरकार अगर अपने आप को कहीं डिरेल कर रही है, कहीं गलत दिशा में जा रही है, तो सरकार को सच्चाई का आईना कौन दिखाता है? कौन दिखाता है सच्चाई, सरकार को सच्चाई का आईना? विपक्ष दिखाता है। लेकिन अभी आप सुन रहे होंगे कि भाई हमारा काम है आपका विरोध करना, चाहे आप अच्छा काम कीजिए तो भी हम विरोध करेंगे, खराब काम करिए तब तो विरोध करेंगे ही करेंगे।
तो मैंने कुछ ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इसके बारे में निकाला और इसलिए आपके सामने पढ़ रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन बार बार कुछ इस देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, लेकिन इस देश में के बारे में कभी चिंता नहीं करते। तो हम लोग को पता है कि ये जहर पुनः वो लोग वापस आपके दिमाग में डालने का प्रयास करेंगे। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपको उन सब चीज़ों से, ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसके बारे में आपको अवगत कराऊं। पहला है कि वन नेशन वन इलेक्शन विल वायलेट फेडरलिज्म, मतलब ये राज्य और केंद्र का जो स्ट्रक्चर है इसको वायलेट करेगा। ये गलत है। पार्लियामेंट का चुनाव अलग होगा, लोकसभा का अलग होगा चुनाव, विधानसभा का चुनाव होगा, केवल टाइमिंग एक होगा, एक ही दिन होगा, इसमें इतना ही कहा गया है। उसमें आपको एमपी चुनने का अलग से अवसर मिलेगा, एमएलए चुनने का अलग से अवसर मिलेगा। तो यहाँ केंद्र और राज्य की सरकार के बारे में कोई भी गलत भावना यहाँ नहीं रखा गया है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल जो है ये बकवास है, इस क्लेम में कोई दम नहीं है। दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अभी एक बहन ने पूरा आपको प्रोविजंस बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से सेक्शंस में कौन कौन से धारा को मॉडिफाई करने के बाद इसको प्रोविजन को लागू किया जाएगा। और कोई भी चीज, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो इस देश में, जहां पर संविधान का राज है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोपरि है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी चीज जो है वो लागू नहीं किया जा सकता है। ये हम सबों के स्मरण में रहना चाहिए। तीसरा, कि द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस विल वर्सन ड्यू टू वन नेशन वन इलेक्शन। कि मतलब जो देश का जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाएगा। भाई वोट वोटर देता है, सरकार चुनता है, तो परफॉर्मेंस कैसे गिर जाएगा? ऐसा कौन सा कृत्य होगा कि परफॉर्मेंस गिर जाएगा? ये प्रोविजन है केवल एक चीज को दर्शाता है कि असेंबली का चुनाव और पार्लियामेंट का चुनाव एक दिन एक साथ होगा, इसका और कोई भी उद्देश्य नहीं है। अगला, the politicians will ignore voters if there are simultaneous elections। राजनीति में के लोग जो हैं अपने वोटर्स पर ध्यान नहीं देंगे। कोई भी सांसद या कोई भी विधायक 5 साल के लिए चुन के आता है, चाहे अभी की व्यवस्था में देखें या वन नेशन वन इलेक्शन का जो व्यवस्था है उसको भी अगर आप देखेंगे तो 5 साल के लिए चुन के आएगा। तो अगर आज कोई राजनीति का व्यक्ति अगर 5 साल के लिए चुन के आता है और आज वो प्रयास करता है, तो कल भी अगर 5 साल के लिए चुन करके आएगा तो वो प्रयास करेगा या नहीं करेगा? क्यों करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कोई परिवर्तन इसमें नहीं होना है। इसमें फिर से ये बात आपको ध्यान में रखना है कि केवल डेट ऑफ इलेक्शन सेम है और कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं किया गया है। इसका अगला जो क्लेम हम लोग देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन विल वीकन द स्मॉल एंड रीजनल पार्टीज। अभी उड़ीसा का आपको तुरंत एग्जांपल अभी हमारे पहले कुछ लोग बता रहे थे कि इसके पहले के चुनाव में एक साथ ही उड़ीसा में सौभाग्य से जो है लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ ही होता है। पिछली बार वहां लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी मिली थी, लेकिन विधानसभा में जो है बीजू जनता दल बहुत बड़े मार्जिन से जीत करके आया था। ये लास्ट टाइम हुआ था। इस बार का चुनाव 2024 के चुनाव में भी यही स्थिति बनी, लेकिन लोगों ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। इस बार दोनों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। भारत के वोटर्स बहुत सोच विचार करके वोट देने वाले लोग हैं। पूरा सोचते हैं, समझते हैं, परखते हैं, तभी वोट देते हैं। तो ये जो भावना है कि कोई रीजनल पार्टी को वोट नहीं देगा या एक तरफ ही अगर मान लीजिए दोनों वोट एक तरीके का दे देगा, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इस बात को झुठलाते हैं।
अगला क्लेम है कि वन नेशन वन इलेक्शन विल टेक अवे राइट्स ऑफ मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज एंड माइनॉरिटीज। जो छोटे कम्युनिटीज हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो रिलीजन के माइनॉरिटी हो, लैंग्वेज के माइनॉरिटी हो, किसी चीज का भी माइनॉरिटी हो, उनका हक ले लेगा। तो वोट अगर हमको देना है, हर आदमी को एक वोट प्रिस्क्राइब है कि वो एक वोट दे सकता है, तो वो चाहे माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, किसी रिलीजन का हो, किसी कास्ट का हो, उसको एक ही वोट के लिए वो ऑथराइज्ड है। और वो एक वोट ही देगा तो उसका राइट कैसे जियोपर्टाइज होगा, ये भी इस चीज में सोचने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे, एक अंतिम क्लेम जो मैं ढूंढ पाया कि वन नेशन वन इलेक्शन विल लोअर वोटर्स पार्टिसिपेशन, कि लोग कम वोट देने आएंगे। मेरा तो इसका उल्टा ही मानना है कि अगर एक बार वोट देना रहे और दोबारा वोट देना नहीं जाना पड़े, तो शायद ज्यादा संख्या में लोग निकल करके जाएंगे और वोट देने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, इस देश में एक नैरेटिव है कि अगर अच्छा कुछ भी किया जाए तो एक तबका है, एक पॉलिटिकल विंग है जो उसका विरोध जरूर करता है। ये बात यहाँ पे प्रासंगिक इसलिए है कि अभी जब ये बिल आपके सामने है, इस पे पूरा जन संग्रह किया जा रहा है, पार्लियामेंट्री कमेटी इसको स्टडी कर रही है, तो आपके बीच में भी ये जहर फैलाने का कोशिश किया जाएगा कि भाई ये बिल जो है गलत है, इसमें इस बिल को इस तरीके से देखना चाहिए, उस तरीके से देखना चाहिए। धारा 370 जब इस देश में आया, उसको हटाने की बारी आई, तब भी आप देखिएगा कि एक बड़ा नैरेटिव सेट किया गया था कि धारा 370 हटेगा तो कश्मीर में दंगा हो जाएगा, पूरे देश में बवाल हो जाएगा। आपने देखा कि धारा 370 हटा और आज कश्मीर के लोग भी मान रहे हैं कि धारा 370 हटने से ही उनके भाग्य का भला हो रहा है। आज वहां पर टूरिज्म था, आज वहां पर जो रोजगार के साधन जो मुहैया हो रहे हैं, वहां के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, वो भी उसी कारण से था। एक सिटीजनशिप को लेकर के भी एक बिल भारत सरकार लेकर के आई थी कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो दूसरे देश में माइनॉरिटीज हैं, हिंदूज हो, क्रिश्चियंस हो, बौद्ध हो, ये लोग अगर वापस अपने देश हिंदुस्तान आते हैं तो हिंदुस्तान उनको अपना नागरिकता देगा। ये कानून भारत की सरकार लेके आई थी। ये हमारे लोग थे, हमारे देश का बंटवारा हुआ, किसी कारण से वो वहां रह गए, लेकिन संविधान में उस समय भी प्रोविजन किया गया था कि अगर हमारे नागरिक अगर उधर से इधर आना चाहें या इधर से उधर जाना चाहें तो उनको नागरिकता दी जाएगी। इस कानून में अगर भारत की सरकार ने संशोधन किया तो ये पूरा दुष्प्रचार फैलाया गया कि भाई इस देश से मुसलमानों की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, इस बिल का पूरा विरोध होना चाहिए। आज 2 साल हो गए, एक भी व्यक्ति का नागरिकता इस देश का समाप्त नहीं हुआ, बल्कि जो हमारे भाई जो माइनॉरिटी थे, जो वहां पर बांग्लादेश में रह रहे थे, पाकिस्तान में रह रहे थे, अफगानिस्तान में रह रहे थे, वो जो भारत आए उनको हम लोगों ने नागरिकता देने का काम किया। ये भी एक नैरेटिव अभी आपके दिमाग में सेट किया जाएगा कि भाई ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये मोदी जी इसको हाईजैक करना चाहते हैं, एक बार ही इलेक्शन कराना चाहते हैं ताकि अपने जीत पे आ सके। तरह तरह का बात अभी इसमें आएगा, लेकिन सच्चाई क्या है कि ये बिल केवल इतने के लिए है, बहुत लिमिटेड स्कोप है इस बिल का कि राज्य का विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव एक डेट में कराया जाए, बस यही इस बिल का उद्देश्य है। दूसरा चुनाव जो 3 महीने के बाद जो नगर निकाय का चुनाव होता है या जो पंचायती राज का जो चुनाव होता है वो 3 महीने के बाद कराया जाए, तो 3 महीने के भीतर इलेक्शनरी की प्रक्रिया को समाप्त की जाए और उसके बाद 4 साल 7-8 महीना जो समय बचे वो ये देश विकास के नाम पर लगाए। आज सबसे बड़ी समस्या जो हम लोग देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो पैसा खर्चा हो रहा है हमारा, कि जो देश का लीडरशिप है,
आज अभी इस साल में कई चुनाव बीते, अभी बिहार का चुनाव आने वाला है। बिहार एक पिछड़ा राज्य है। वर्तमान जो बजट 25 और 26 का जो बजट आया, उसमें बिहार को बहुत सारी चीजें दी गई, चूंकि उनको जरूरत है। 12 करोड़ की आबादी है उनकी, और बहुत ही पिछड़ा राज्य है, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाना, वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं हमारे, उनके बराबर लाने के लिए उनको बजट में जो है प्रोविजन किया गया। मैंने गौर से सुना, विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनका एक ही कमेंट आया कि बिहार को इसलिए दिया गया है क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव है। बिहार को बजट में इसलिए महत्व दिया गया क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव है, ऐसा एलिगेशन हमारे विपक्ष के साथी लगाते रहते हैं। तो हर साल कहीं ना कहीं तो चुनाव होगा। इस साल बिहार में होगा, अगले साल बंगाल में होगा, असम में होगा, उसके अगले साल यूपी में होगा। तो हर साल चुनाव रहेगा, तो क्या सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो चुपचाप बैठी रहे, कोई काम नहीं करे? तो ये जो विसंगतियां हैं, इनको हम लोगों को दूर करना है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये विषय जन जन तक जाए और लोग इसके पॉजिटिविटी को समझें। भारत सरकार ने इसको क्यों लाया है, इसके महत्व को समझें, और ये एक जन आंदोलन बन करके भारत सरकार के सामने खड़ा हो कि भाई आपको इसको करना ही पड़ेगा, तब जाकर के हमारा देश में और साधन और सुविधा बढ़ सकेगा, ऐसा एक वातावरण बने। जरा हाथ उठा के बताइए तो कौन कौन सा बच्चा इसमें सहयोग करने के लिए तैयार है? यहाँ कुछ दीदी लोग हैं बैठे हुए, उनको लगता है कि इससे मतलब नहीं है। अच्छा, आपका हाथ मतलब ऐसा आपने उठाया कि दिखे ही नहीं कि उठाया या नहीं उठाया। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आशा करेंगे कि आप ये जो चर्चा है, इसको अपने दोस्तों के बीच में, अपने पेरेंट्स के बीच में, अपने जो सोसाइटी है जहां आप रहते हैं, उनके बीच में भी लेकर के जाएंगे और इसके महत्व को आप समझाने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में जब ये बिल पास हो तो लगे कि किसी एक दल की नहीं, किसी एक प्रधानमंत्री की नहीं, पूरे देश की जीत इस बिल के साथ हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।